हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है ना, थोड़ा सा एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि मैं हमेशा सोलो ट्रैवलिंग पे जाता हूँ और फैमिली ट्रैवलिंग उसके बाद करता हूँ। और ये भी जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैं लगभग लगभग अब तो 1 महीने से एक दिन ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि 6 फरवरी को मैं निकला था गोवा से सोलो ट्रैवलिंग के लिए। और सोलो ट्रैवलिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वही मेरा मेडिटेशन है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये रूम लिया हुआ है, मैं इस रूम में दो दो दिन बाहर नहीं निकलता। अभी जैसे लास्ट वीडियो में किसी ने बोला कि यार ये आदमी पागल हो गया है, थाईलैंड में जाके मैगी बनाने का वीडियो दिखा रहा है। तो अब उसको थाईलैंड में मुझे नहीं पता क्या देखना है, और जो उसको देखना है वो तो 10,000 वीडियो में मिल जाएंगे यूट्यूब पर। उसके लिए मेरी तो जरूरत नहीं है, मेरे जैसा बोरिंग आदमी क्या दिखाएगा आपको वो। तो ऐसे ही मैं मेरा मतलब मेरा एक अपना अलग तरीका है चीज़ों को देखने का। मुझे चेकलिस्ट वाला काम तो करना नहीं है। तो सोलो ट्रैवलिंग में मैं अपने आप को गहराई तक जानता हूँ, समझता हूँ। और कभी मैं किसी के साथ ट्रैवलिंग नहीं करता, क्योंकि मेरा मतलब मैं कई कई घंटे भूखे रह लिए कुछ भी, मतलब मेरे नखरे नहीं होते। तो सोलो ट्रैवलिंग पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी ना सोलो सोलो ट्रैवलिंग आज से ख़त्म हो गई है। मतलब अब आज अभी मैं पटाया में ही हूँ, वापस नहीं आया गोवा में। पर मेरी सोलो ट्रैवलिंग ख़त्म हो गई। अभी तक मैं अकेले यात्रा कर रहा था, पर अब अकेले यात्रा नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप सोच लो कि भाई थाईलैंड में हूँ, बैंकॉक से पटाया आया हूँ, अकेला आया था। और अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। तो कौन हो सकता है? तो आप लोगों ने मेरे मुंह से कई बार, अक्सर बहुत सारे लोग जानते भी हैं, एक नाम सुना होगा। कि जैसे मैंने बताया कि बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मेरी आज की डेट में दोस्ती है। दोस्ती कह रहा हूँ, क्योंकि बाकी क्या होता है कि या तो लोग तारीफ़ करेंगे या गालियाँ देंगे, पर दोस्त नहीं बनते हैं मेरे जैसे लोगों के। पर वो गलती से जो पहले के बन गए हैं तो वो तो क्या करें, वो तो झेलेंगे। तो उसमें से एक मेरा दोस्त का नाम आपने सुना होगा, अमजद, जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। और तो मैंने उसको बोला कि यार मैं यहाँ पे अकेला हूँ, बोर हो रहा हूँ, और मेरे को मैगी नहीं मिल रही है यहाँ पे, नेस्ले का बटर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर वो उसको मालूम पड़ा और उसने अपना सारा काम धंधा छोड़ करके यहाँ पर आ गया। तो ये देखो, ये है अमजद। हेलो बोल। हेलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स नहीं, नमस्कार नहीं। दोस्तों, हेलो हाँ, फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोस्ती निभाने के लिए मक्खन और मैगी लेकर के आया है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका आने का मन था, झिझक रहा था। फाइनली इसकी मैंने टिकट बुक करके इसको भेज दिया कि भी तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये टिकट के पैसे डूब जाएंगे, और पैसे मैं तुझसे बाद में ले लूँगा। तो ये फाइनली इसने सोचा कि यार अगर नहीं गया तो भी पैसे देने पड़ेंगे, तो चले ही जाता हूँ। तो उस टिकट के बिहाफ पे, प्रेशर से, जैसे भी करके ये यहाँ पर कल बैंकॉक आ गया। बैंकॉक से सीधा पटाया है, बैंकॉक में नहीं रुका। बैंकॉक में फ़्लाइट लैंड करी और सीधा बैंकॉक से डायरेक्ट इसने एयरपोर्ट से बस पकड़ी और पतिया आ गया। और अभी हम 2 दिन से साथ में ही हैं। तो आज अब मैंने कहा चल एक वीडियो बनाते, लोगों को भी बताते कि तू आया है साथ में। तो अभी ज़िंदगी में एक दो दोस्ती हैं जिनसे मैं तू तड़ाक करके बात करता हूँ, क्योंकि हम लोग क्लासमेट थे। बाकी तो सब वो आप वाले दोस्त हैं, या फिर मैंने बताया जैसे या तो क्रिटिक्स होंगे या आलो तारीफ़ करने वाले होंगे। तो अब हम दोनों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इस कन्वर्सेशन को। तो इसको कैसे रखे है ऐसे, ठीक है? थोड़ा पीछे कर देते ना, हम दोनों आ जाएंगे। तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। मैंने इसको बोला ये इसकी जब टिकट कराई ना, तो उसमें मेरी तो जैसे सस्ती वाली टिकट थी। मैंने तो, आपको मालूम, बजट ट्रैवलर हूँ, तो मैंने तो सस्ती वाली टिकट करवाई जो कलकत्ता से बैंकॉक में आ गया। उसमें मेरे को क्या चेक इन बोलते हैं ना, जो बैग उसमें डालते हैं, चेक इन बैग नहीं मिला था। मतलब अगर मैं बैग डालूंगा तो उसका मुझे पे करना पड़ेगा 2800 रुपये मिनिमम, 20 किलो का तक का। तो मेरे पास तो वही था, एक छोटा सा जिम वाला बैग और एक हैंड बैग। तो मैंने इसकी जो टिकट कराई उसमें 20 किलो का चेक इन था और 7 किलो का कैबिन बैग था। हाँ, लगेज और हाँ, बैग। लगेज और वो। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार आ ही रहा है तो एक काम कर, मैगी डाल ला। क्योंकि यहाँ पे जो नूडल्स मिलते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप के मिलते हैं, और मैगी का तो एक अपना टेस्ट है, बचपन से हम खाते हुए आ रहे हैं। तो जो अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा वो मैगी नहीं है, वो इसके अभी तक जितने भी वीडियो देखे वो इसके पहले के देखे होंगे। ये अब इसके बाद वाले वीडियो में हो सकता है शायद ये हो। या कुछ लोग जो इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उन्होंने मेरे को देखा होगा कि मैं पतिया बीच पे नहा रहा हूँ और कोई वीडियो बना रहा था। तो कॉमन सेंस है कि मैं नहा रहा हूँ तो वीडियो कौन बना रहा होगा। तो वो कल मैं गया था वहाँ पे बीच पे, तो मैं ऐसी गर्मी लग रही थी, मैं नहाने लग गया, तो इसने मेरा यहाँ पे वीडियो बनाया। तो वो अभी यूट्यूब पे नहीं डला है, शायद ये इसके बाद ही अब वीडियो ऐसे डलेंगे जो या तो इसने मेरे शूट किए होंगे या वीडियो में ये भी होगा। तो ये वहाँ से कितने पैकेट मैगी लाएगा? 20। 20 पैकेट मैगी। और दो बटर के वो पाउच वाले दो पैकेट। बटर के दिखाता हूँ मैं इनको।
तो मुझे तो टेंशन हो रही थी, और मैं तुझे बताया था, मैं क्या पता लगा वहाँ पे इमिग्रेशन पे मुझे मैगी ये के लिए 2 रोक पैकेट, रही हालांकि है। मैंने ना इसको बोला था कि 100 ग्राम वाली 10 टिक्की ले आना, तो ये ले आया। ये अच्छा है, मेल्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इसने अकलमंदी दिखाई, मैं पैसे बचा लिए थोड़े कम लाके। और नहीं, वो फिर हम लड़ना पड़ते हैं ना इसके लिए। वो टिक्की में क्या रहता है कि काटने में, कि तूने बड़ा पीस ले लिया छोटा, इसमें हाँ, कंपनी इसमें ने ही बराबर ना रहेगा। सब और बांट के ये दिया देखो हुआ है। थैली भर के मैगी, ये 18 मैगी है। 2 मैगी हम 2 बनाई ना हमने कल, तो हमने 2 मैगी कल बना ली। तो मोटी बात ये है कि मैंने इससे मैगी मंगवाई और बटर मंगवाया। और अब मैं ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि थाई इमिग्रेशन वाले कहे कि भाई ये आदमी को डिपोर्ट करो, ये वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये लग रहा है ये पत्तिया बीच में मैगी बेचेगा। क्योंकि कोई आदमी, मेरी वाइफ भी हंस रही थी, एक्चुअली इसकी टिकट मेरी वाइफ ने बुक करी थी, क्योंकि मेरी टिकट वगैरह सब मेरी वाइफ बुक करती है। तो वो भी कह रही यार, मतलब लोग कहेंगे कि यार कोई आदमी इंडिया से थाईलैंड मैगी लेकर के जा रहा है, तो मैगी और अमूल का बटर। तो मैंने कहा शुगर कर, इमिग्रेशन वाले कहेंगे कि यार ये आदमी वापस नहीं आने वाला, ये पत्तिया बीच में मैगी बेचता नजर आएगा, ये नहीं जाने वाला। और तुझे मालूम है, जो मैंने वो लगेज वाला है, मैंने सिर्फ उसको कैबिन में ही लेके आया हूँ जो साथ, क्योंकि हाँ, उसमें इसने सिर्फ लगेज मैगी डाला ही थी। नहीं। और मुझे लग रहा था कि अगर ये बाई चांस, क्योंकि मैंने उसे लगेज में सिर्फ इसलिए नहीं डाला कि कल को कुछ मिस हैपनिंग हो गई, गुम हो गया बैग, तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा कि मैं मैगी ले गया। तुझे वो लगा मैगी तो लेने के। क्लेम क्या करेगा कि मैं मेरे मेरी 20 पैकेट मैगी गायब हो हाँ, गई। मैं तुझे मैगी लेने के, मैगी के लिए बुलाया है और तू मैगी छोड़ा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता, इसको मैं अपने साथ में रखूंगा, क्योंकि ये सबसे जरूरी तो इसी के लिए तो लोग है। लोग सोच रहे होंगे कि पैराशूट है, कि भी बंदा पहली बार प्लेन में बैठा है कि पैराशूट है, कल को कोई दिक्कत है। ये नहीं मालूम मैगी को पकड़ के बैठा कि मैगी नहीं दूंगा किसी को। नहीं, और ये अपने आप आ भी गया। इसको मैंने हालांकि एड्रेस वगैरह सब समझा दिया था, क्योंकि इसका फ़ोन बंद हो गया था फ्लाइट में बैठते ही। और मैंने इसको बोला सिम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाईफाई हम होटल में यूज़ करेंगे, मेरे पास एक नंबर आई है, बिना मतलब 1000 रुपये क्यों खर्च करने। तो इसको मैंने जितनी भी अपनी तरफ से डिटेल जानकारी दे सकता था मैंने दी। और मुझे लगा कि ये शायद मेरे को फ़ोन करेगा। और उस दिन कोइंसिडेंस में सो गया, रात को सुबह 5 बजे मैं सोया था, तो मैं सो गया। इसने 8-10 बजे तक, 10 बजे तक तूने आ जाना था होटल पे। तो मेरी आँख खुली 11:15 बजे। मैंने 11 बजे जैसे ही मैंने ना वाईफाई ऑन किया, और मैंने तेरे को फ़ोन किया और घंटी बज रही है। मैंने कहा यार इसका फ़ोन की घंटी कैसे बज रही है, क्योंकि इंटरनेट तो सिम इसके पास है नहीं, फ़ोन बंद हो गया। तो मैंने कहा ये है कहाँ पे, और तूने क्या बोला कि अरे मेरे को ना डिपोर्ट कर दिया, वो कह रहे ये आदमी मैगी लेके घुस रहा है, इसको डिपोर्ट करो। तो मैं और नींद, नींद नींद में तू अरे मान मैं भी नींद गया। में एक बार को मैंने कहा क्या क्या कह रहा है। फिर 1 मिनट के बाद मेरी थोड़ी, मैं नॉर्मल हो, बत्ती जली कि अरे ये वाईफाई तो होटल में भी होगा। तो ये पहुंच गया था होटल, मतलब आसानी से सीधा डायरेक्ट होटल में आ गया था। हालांकि उन्होंने इसको मेरे से मिलने नहीं दिया, मेरी प्राइवेसी की वजह से, कि भी इसने कहा कि मेरा दोस्त रुका हुआ है, मैं उससे मिल लेता। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी जब वो उठेंगे तभी मिलना। तो उन्होंने बताया नहीं ना तेरे को, रूम मेरा रूम नहीं बताया। रूम भी नहीं पता। ये अच्छा है। तो फिर ये आ गया है। तो अब सोलो ट्रैवलिंग तो रही नहीं है अब इसके बाद। पर ये थोड़ा देखो कि बड़ा अमेजिंग सिचुएशन है कि हम दोनों 8th क्लास में मिले थे। जलंधर में हम लोग 8th क्लास में मिले थे। 7th मैंने दिल्ली में करी थी, 8th करी थी। तो 8th क्लास में हम दोस्त बने थे। हम 3 दोस्त थे, 4 थे बल्कि, उसमें से ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं था। मतलब थे 4 दोस्त, पर उसमें से ये सबसे बेस्ट नहीं था। दीप के साथ मेरी ज़्यादा ट्यूनिंग थी, या फिर बाबे के साथ ज़्यादा ट्यूनिंग थी। दीप और बाबे के साथ ही होती थी। बाबा थोड़ा टशनबाज, छोरपंती लड़कपन में रहता था। दीप थोड़ा वो आज भी सोफिस्टिकेटेड। ऐसा ही है, वो आज भी हाँ, ऐसा ही और वो दीप भी आज भी वैसे ही है। है। वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड की, मतलब होता है ना कि जैसे पढ़े लिखी फैमिली से, पढ़े लिखे हाँ। सोफिस्टिकेटेड, ये ऐसे बैठना है, ऐसे करना है, टेबल पे चम्मच की आवाज नहीं आनी चाहिए, वो वाला दीप का है माहौल। और वो बाबा वैसे भी थोड़ा वो सा, ना, वो पता नहीं उसकी सोच है, वो ना अपने आप को जैसे मैं बड़ा हूँ तुमसे हाँ, भी, मैं थोड़ा वो एक। एक्चुअली में बिल्कुल उसके ना हाँ। मजाक भी ना, हाँ, वो मतलब मैं बड़ों कहता हूँ वाले होते मजाक तो हैं, खुल के सब कर दे ले, सब दे सब पे मजा। मजाक। तो बाबा शुरू से वो रहा। तो बाबे की वजह से मेरी तेरी ज्यादा दोस्ती हुई, क्योंकि बाबे का तेरा घर आगे पीछे था ना, दोनों हाँ, दीवारें साथ ही मिलती रहते थी। थे। हम कई बार छत कूद के तेरे यहाँ पे बैठ के हाँ। खेलते थे। ये शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन था या है, नहीं था। था। शाहरुख खान का इतना बड़ा फैन था कि इसके पास ना एक एल्युमिनियम का वो संदूक होता था, वो जो पुराने जमाने में बच्चे स्कूल लेके जाते थे, एल्युमिनियम का स्कूल बैग भी होता था, एल्युमिनियम का संदूक टाइप छोटा सा। तो हम इसके घर ना, मतलब 15-20 दिन महीने में स्पेशली इसलिए जाते थे कि हमें शाहरुख खान की फोटो दिखाएगा। तो पहले के ज़माने में ना, पता नहीं अब होता नहीं होता, कि पोस्ट कार्ड इकट्ठे करते थे अपने फेवरेट हीरो हीरोइंस के। तो ये जो भी लेटेस्ट पोस्ट कार्ड शाहरुख खान का आएगा, ये सब वो इकट्ठे करता था। सब इसने इकट्ठे करने, अखबार से कटिंग करके उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है, मायापुरी से कटिंग करके फ़ोटो निकाल लेनी है। इवन 10-10 किलोमीटर दूर साइकिल चला के जाता था कि मालूम पड़ता था कि वहाँ पर कोई नया पोस्ट कार्ड आया हुआ है, जलंधर छावनी तक से लाता था।
तो पता नहीं फिर इसका वो शौक कैसे, वही कि मैं जैसे मैंने मेरे और इसमें एक फ़र्क रह गया कि मैंने बचपन के शौकों को मरने नहीं दिया, या जो मर गए उन्हें फिर से ज़िंदा कर लिया। और इन्होंने वही अपनी 9 टू 5 वाली लाइफ जो चुनी, तो उसके चक्कर में इन्होंने अपने बचपन के शौक को जाने दिया और मैच्योर बन गए। हालांकि इसके बारे में जो लोग जानते हैं, मैंने उनको बताया हुआ है कि ये बहुत मशहूर और बहुत टैलेंटेड हेयर ड्रेसर है। लॉरियल ने इसको कई सारे अवार्ड वगैरह दिए हैं कई बार वो, और अपने जलंधर के टॉप सैलून में इसके 4-5 सैलून है वहाँ पे, सैलून 11 के नाम से। तो ये एक मतलब अगर हम कहें हेयर ड्रेसर में एक सेलिब्रिटी टाइप का हेयर ड्रेसर है, और इसके क्लाइंट भी थोड़े अपर क्लास के क्लाइंट है, मतलब सस्ता नहीं है ये बहुत महंगा है। और आपको एक और कमाल की बात बताऊं, इसने मेरे बाल काट करके सीखना शुरू किया, अक्सर तो नहीं। एक बार याद है मंगलवार को तुम्हारी वो पक्के बाग वाली दुकान पे हम दोनों गए थे, फिर तूने घर से चाबी उठाई, शटर नीचे करके तूने करते थे। घर से चाबी ली, चाबी लेके फिर हम गए पक्के बाग वाली दुकान पे, तूने शटर ऊपर किया, मंदिर के शटर नीचे किया, तूने मेरे बाल काटने शुरू किए साइड साइड से कल में बनानी। तभी अचानक अनवर भाई आ गए, और अनवर भाई ने पूछा तूने कैंची उठाई, तूने कहा नहीं, और उन्होंने उन्होंने कानों में बाल देख लिए, उनको पहचाना है, उन्होंने ऐसे कान पलटा, यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बाल चिपके थे, झूठ बोल रहा है बस इतना, पर उन्होंने अपना बड़प्पन दिखाया, वो चले गए। और फिर हम लोग भी थोड़ी देर बाद चले गए। और हम लोगों ने उस जमाने में 2-3 मूवी साथ में देखी हैं, जिसमें से एक मूवी हमने जो सबसे पहले देखी थी आतिश, मैंने तूने बाबा ने, वो मेरे याद नहीं है। मुझे याद है मैंने, अच्छा, संजय दत्त की जो थी, हाँ छोटे छोटे बाल थे तेरे नहीं वाला नहीं नहीं नहीं, आतिश में तू नहीं था, आतिश में मैं, बाबा और बाबे का कजन आया हुआ था कोई, वो था। हाँ, वही मुझे मैंने याद और नहीं। तूने देखी थी कभी हाँ कभी ना, हाँ, कभी हाँ कभी ना शाहरुख खान की देखी थी, नरेंद्र में। हाँ नरेंद्र सिंह हाँ, नहीं नहीं, लाल रतन में, नहीं लाल रतन नहीं, नरेंद्र में हमने करण अर्जुन देखी थी। सीने उसमें उसके सामने वाले में लगी थी वो। मेरी बात सुन, हमने करण अर्जुन देखी थी 26 जनवरी को, वो जो स्टेडियम में हमें लेके जाते थे ना, तो स्टेडियम में थोड़ी देर बैठने के बाद 15 अगस्त या 26 जनवरी हम करण अर्जुन देखने गए थे, सारे स्कूल वाले बच्चे चले गए थे पैसे इकट्ठे करके। वो करण अर्जुन जो बस अड्डे के पास है, कौन सा है, हाँ, नरेंद्र, हाँ नरेंद्र, हाँ, तो उसमें हमने करण अर्जुन देखी थी। हाँ। और वो हमारी सबसे लास्ट मूवी थी, उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया था। और ये बताऊंगा घर छोड़ने वाली कहानी में इसका क्या रोल है। तो उसके बाद हमने एक, और उससे तुझे पहले तुझे याद है, तूने एक बार वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वो तू देख के आया था? डर डर दिलवाले तो बाद में रिलीज हुई थी, मेरे घर छोड़ने के नहीं बाद नहीं, release जिसमें बड़ी भीड़ होती हाँ थी और हाँ मैंने वो बाबू, डेट चेंज करी थी उसकी बाद बाबूजी में। मेमोरी में ना मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करना, मैं तुझे बता रहा हूँ, डीडीएलजे मेरे घर छोड़ने के बाद जब मैं मुंबई पहुंच गया था तब रिलीज हुई थी, मतलब जब मैं नौकरी कर रहा था ना तब उसके अच्छा। ट्रेलर आते थे। जिस पिक्चर की तू बात कर, मैंने वो कुछ 70-80 रुपए की टी शर्ट भी खरीदी थी इसके ऊपर दिल वाले वाली, वो बिकती थी ना उस समय, मैं 15 साल का जब था। तो वो मूवी डर थी, मैं जिसकी वजह आ रहा हूँ उस पर, हमने देखी थी कभी खुशी कभी गम, ओ कौन सारे यार क्या, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना देखी थी, जो हमने साथ में देखी थी। हाँ, और हमने करण करण अर्जुन अर्जुन साथ में थी। देखी थी, ठीक है। और वो आतिश मैंने, बाबा ने और उसका कजन आया था उसने देखी थी। डर वो मूवी थी कि बहुत सुपर डुपर हिट थी डर मूवी, तो डर मूवी में देख करके आया था। और उसकी मैंने तेरे को टिकट दी थी, वो टिकट में ना कहीं पे कुछ डेट ऐसे कुछ तूने वो हाँ, वो डेट हमने चेंज कर दी हाँ थी डेट तो उसकी। स्केच पेन से चेंज कर ली थी, और तू उसी मूवी में उसी उसी टिकट से टिकट में तू दोबारा उसने देख टिकट गए फाड़ी नहीं थी, थे। पहले क्या होता था फाड़ के ना थोड़ा हिस्सा रख लेते हैं, हाँ, आधी देते तूने हैं, फाड़ी नहीं और तूने संभाल ली थी कि मैंने ये तो संभाल दोबारा ली, यूज हो हाँ ये तो जाएगी। दोबारा यूज हो जाएगी। तो वो अगले दिन तूने फिर उसमें वो डर मूवी देखी थी, वो डर मूवी लगी थी ज्योति चौक वाले पे, ज्योति सिनेमा पे, हाँ, जहाँ भी ज्योति मॉल है। तो वहाँ कितने थे, एक नाज था, एक ज्योति सिनेमा था, काफी एक सारे थे लाल टोटल। रतन था, एक मिनी लाल रतन था, एक लाल रतन के सामने था साइनपाल, साईपाल। साइनपाल। साईपाल में मैंने देखी थी खलनायिका, अकेले देखी थी मैंने। और मैंने मोहरा देखी थी, वो जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स सिनेमा था ना, हाँ, वो उसके दवाई मार्केट के दवाई सामने, मार्केट उस के पर मैंने सामने। देखी थी मोहरा। मैंने उसी टाइम से अकेले मूवीज देखना शुरू कर लिया था। फ्रेंड्स में मैंने तड़ी पार भी देखी थी, तड़ी पार अकेले नहीं देखी थी, वो एक वो कोई थे रिश्तेदारी में लड़के, उनके साथ देखी थी। तो ये उस समय की मूवी। और जो आप लोग जानते हो कि मैंने घर छोड़ दिया था, तो जब घर छोड़ने के किस्से में ये था कि ये मुझे स्टेशन तक रात को छोड़ने आया था, और इसकी हाइट बहुत लंबी है, क्लास में सबसे लंबा लड़का था, और क्लास में मैं सबसे छोटा, या मेरे से छोटा अमित मेहता था, दो दो तीन तीन थे थे जो हाँ। मेरी हाइट के बराबर या मुझसे भी छोटे थे, पर ये सबसे लंबा था। तो मेरे को रेलवे स्टेशन पे टिकट चाहिए थी मुंबई की, जलंधर से, तो इसने मुझे वो टिकट लेके दी थी। और
टिकट लेकर के दी थी इसने वो मुझे। इसलिए कि वो तुझे देंगे नहीं, हाँ, भाई कि घर भाई छोड़ के छोटी जा हाइट रहा का है। है तो ये तो बॉम्बे, और हाँ, बॉम्बे हीरो बनने जा रहा है, पता नहीं क्या ऐसे हाँ, होता या है ना, लड़के जा रहा कि है घर से लड़के जा रहा है, नाराज होके नाराज जा होके रहा जा रहा है, वो होता है। उन दिनों होता भी था कि जो बच्चा है। फेल हो जाता हाँ, तो घर वो छोड़ के चले जाता भाग था। जाते थे घर वो से। कहा गोल्डन टेम्पल चले गए या ब्यास चले गए, फिर उनको माँ बाप ढूंढ के अच्छा, लाते कितने थे। मतलब हम टैलेंट बचपन से ही समझदार है ना। वही मुझे था कि भाई यार, तभी कि भी ऐसा ना हो जाए कहीं ऐसे ये। दैट्स व्हाई यू आर इन थाईलैंड। अक्लमंद हो तभी तो थाईलैंड में बैठे हो आज, नहीं तो दुनिया के पास पैसे बहुत होते हैं पर जिगरा नहीं होता, या हिम्मत नहीं होती, या इच्छा शक्ति नहीं होती। करोड़ों रुपया, पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट है, कभी पासपोर्ट पे स्टैंप ही नहीं लगी, पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड का काम कर रहा है उनका इंडिया में। इंडिया में आधे लोगों ने पासपोर्ट बनाया हुआ है, सिर्फ ये इस गर्व के साथ होता है हमारे पास पासपोर्ट है, और पासपोर्ट उनका काम करता है आइडेंटिटी कार्ड की तरह। तो पर अगर हम, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा तादाद है, पर बहुत सारी तादाद है जो ये ट्रैवलिंग करती है, पर हम उस तबके से आए हैं जहाँ पर लोगों के घर में पासपोर्ट नहीं होता था, है ना। तो वहाँ से पासपोर्ट होना और अकेले आ जाना, और इसने मुझे बोला कि मैं आ रहा हूँ और वापसी कब होगी, जब तू चाहेगा, अगर तू जब बोलेगा तब तक मैं यहाँ रहूँगा, काम वाम सब देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो कुछ इसको एक्चुअली में क्या था, ये कोई ऐसे मजाक या खेल नहीं चल रहा है, इसने ऑलरेडी मेरे से मिलने आना था गोवा में कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए, कि इसको लगा कि हम साथ में बात करेंगे, कि कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा। तो फिर मैं ये सोलो ट्रैवलिंग पे आ गया, और इसका कई महीनों से टल रहा था। हाँ, नहीं उससे पहले भी जब मैं आया था साथ में, हम्म। पीछे जब हम आए थे गोवा भी, तब भी मेरा था कि हम कुछ पर बात तब तू करते हैं। फैमिली के हाँ, साथ तो आया था, फैमिली और के एक साथ और तो हम फैमिली ज्यादा आई टाइम थी, मैंने, नहीं हाँ। स्पेंड कर पाए थे। तो इसको था कि यार एक बार जरा हफ्ते 10 दिन, मैंने बताया था इसके जो अमजद के बिग बड़े भैया हैं अनवर भाई, वो आप लोगों को मैंने बताया था, एक वीडियो में भी आपने लाइव में देखा होगा। तो अनवर भाई भी आके मेरे घर के पास में एक घर हमने रेंट पे लिया था, 15 दिन वहाँ रह के गए थे। तो इसका भी था कि मैं जाऊँ 10-15 दिन के लिए, कुछ होते हैं ना कि कुछ मुद्दों पे खुल के बात हो सके अकेले, तो वो टल रहा था। तो कोइंसिडेंस, क्योंकि मैंने कहा देख जितने में तू गोवा आने की सोच रहा है उतने में तू थाईलैंड आ जाएगा, और तू झिझक क्यों रहा है। तो मुझे जब दिखा कि बस थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत है, तो वो काम फिर टिकट भेज दी, और फिर ये आ गया, और सारी तैयारियां, मतलब एक दिन में तेरे सारे डॉक्यूमेंट पूरे हो गए थे। ट्रैवल इंश्योरेंस, 6 बजे तूने बताया था मुझे उस हाँ, दिन। 6 बजे तेरे को बताया, ट्रैवल इंश्योरेंस तूने करा लिया था, वो लिंक तेरे को हमने भेज दिया था। तो नेक्स्ट डे सिर्फ एक वो स्टेटमेंट हाँ, कराया गया था, वो भी हुई नहीं, स्टेटमेंट की उसकी जरूरत भी नहीं जरूरत ही नहीं पड़ी। पड़ी, वो मतलब सही छह किया बजे ना। से रात मतलब तक दो हम चार घंटे में क्लियर इसके हो। पेपर हाँ, तैयार हो गए। और अगर नेक्स्ट डे की रात को ये जलंधर से इसने बस में बैठ के दिल्ली आ गया, आईजीआई से इसकी फ्लाइट थी, रात को 9 बजे की फ्लाइट थी, यहाँ पे ये आ गया सुबह, मतलब सुबह 10 बजे ये यहाँ था होटल में। तो ये सीन है। और तो हम लोग नॉर्मली जब से अब ये आया है कल सुबह से, तो हम लोग ज़्यादातर वक्त तो रूम में ही, वैसे भी मैं रूम में ही रहता हूँ तो हमारी ज़्यादातर बातचीत होती है। हालांकि हमारे 2 सेपरेट रूम है, मेरा 16 नंबर है, मैंने सामने वाला ही रूम इसके लिए कर दिया। हालांकि पहले दिन उन्होंने इसको नीचे वाले रूम में ठहरा दिया था, फिर मैंने उनको बोल रखा था। तो अब हमारा रूम आमने सामने है, मतलब दोनों दरवाजे आमने सामने हैं। हम पे 2 रूम का कर रहे हैं, पर मैक्सिमम टाइम हम एक ही रूम में रहते हैं। उसका कारण ये कि मुझे झेल पाना आसान काम नहीं है, तो मान लो कभी झेलते झेलते थक गया तो कम से कम उस रूम में चले तो जाएगा। एक, अब मान लो एक ही रूम है तो क्या करेगा, मैं तो जहाँ भी होगा मैं फिर वो भाषण देता रहूंगा, यहाँ तो हमारे बीच में ईंट पत्थर चल जाएंगे। तो और ये चाबी भी अलग अलग ही रखते हैं हम, कि मैं चाबी, जाके हाँ। लॉक भी कर लूं, ऐसा ना हो मैं सुन नहीं पाया और मैं चला गया और तू पीछे आके वहां सुना रहा है मुझे कि यार नहीं ऐसे। नहीं नहीं, मेरा जोक्स अपार्ट, लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी है। मतलब ये लग रहा है कि लाइफ ना अलग ही उस पे है अभी, एक अलग ऊंचाई, या कह लो कि अलग फ्रीडम टाइप। देख पैसा कमाना वगैरह सब अपनी जगह है, आप यहाँ हो ये एक फैक्ट है। मैं हमेशा, मेरा एक सिंपल सा फलसफा है जो मैं बोलता हूँ ना, हर आदमी को अपनी इंडिविजुअल फिलोसफी होनी चाहिए। तो मेरी सिंपल से एक फिलोसफी है, नंबर 1 आपका खुश रहना, और खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है वर्तमान में जीना। वो दोनों काम मैं करता हूँ, मेरे को इसके अलावा, इसके आगे ना कुछ चाहिए ना इसके पीछे कुछ चाहिए, वर्तमान में खुश रहना। अब जब खुश रहने को प्रायोरिटी देती है, अब डिसाइड होगा कि किन चीज़ों से खुशी मिल सकती है। तो मेरे को भी लगता है यार मर्सिडीज होनी चाहिए, वो एसी होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए। फिर लगता है कि यार ये चीज़ें तो खरीदने के एक पल तक की एक्साइटमेंट रहती है। तेरे को कोई कार चाहिए, तूने कार खरीद ली, और मैं, तूने मुझे बताया राकेश यार मैंने ना फॉर्चूनर खरीद ली, तो मैंने कहा ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तो अगली बार फिर तेरे से बात हुई तो क्या फिर बोलेगा मुझे कि राकेश मैंने फॉर्च्यूनर खरीद ली, और क्या मैं तुझे दोबारा बोलूंगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन। तो वो तो तूने जो 25-30 लाख रुपए खर्च किए, वो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन में खत्म हो गए, उसके बाद तू उसको यूज नहीं कर सकता, उसके बाद तू उसको चला सकता है। तो मैंने ये पाया कि यार आदमी को ना भौतिकवादी चीजें जो है एक लिमिटेड टाइम तक ही आपको बेनिफिट देती है। अभी मेरे किराएदार थे, वो भी कभी कभी मेरे यूट्यूब चैनल देखते हैं और बड़े नाराज होते हैं।
तो होने दो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो भाई साहब ने फ्लैट बिल्ड लिया लोन पे, और मेरे यहाँ रहे साल 1.5 साल। जब मैं गोवा शिफ्ट हो गया तो वो साल 1.5 साल वो वहाँ पे रहे, उनका वो घर का पोजीशन उनको मिल गया, वो भाई साहब वहाँ चले गए। उन्होंने उस पर 2-3 लाख रुपए उसके मुहूर्त पे खर्च कर दिए, लोगों को बुलाया, शादी जैसा आडंबर किया, जो कभी मैंने भी किया था। तो मैं तो उसको गलती मान रहा हूँ, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ ना। तो वो भाई साहब ने वो सब किया, और तो मैं, मेरे को भी उन्होंने बुलाना चाहते थे, पर मैंने उससे पहले उनकी जो हालत कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये आदमी आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो जो आए वो भी भाग जाएंगे। क्योंकि वो उन्होंने जब मेरे को बताया कि राकेश जी मेरा घर का फाइनल हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं तो घर का हो गया बढ़िया, इंटीरियर करा लिया, ये कर लिया, बिल्डर को ये बोल दिया, बस अगले महीने तक। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला ही नहीं, क्योंकि किसी आदमी के नुकसान में मैं उसकी तारीफ कैसे कर दूँ। वो अलग बात है कि उसको नहीं दिख रहा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आपने घर, आप मालिक थोड़ी हो घर के, पेपर का है, तो पेपर तो मिलेंगे 15 साल बाद। तो मैंने कहा 15 साल के लिए तो आप बिक गए, आपने अपना वो गिरवी रख दिया। क्योंकि भले ही कोविड आए, भले ही कुछ भी हो, आप रहो ना रहो, तो आपके बीवी बच्चों से वसूल कर लेंगे। जो 100-150 साइन किए ना फाइल में, वो तो आपने बोल दिया कि कुछ कि क्या बोलते हैं, जो एक वर्ड यूज होता है इंश्योरेंस में, गॉड, क्या वो कौन सी पिक्चर, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं हाँ जो। वो गॉड को बोलते हैं ना कि ये गॉड का वो टैटू, हाँ, क्या मैं भूल रहा हूँ वो शब्द, आप लोगों को ध्यान आए तो बताना। वो जो अ, उसमें भी था, नेचर के थ्रू जो डिजास्टर्स होते हैं, नहीं उसको भूचाल गॉड भूकंप करके वगैरह। कोई नाम होता है, मैं दिमाग से स्लिप हो रहा है। तो वो हो, आप रहो ना रहो, कुछ भी हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे हैं, हमें हमारा पैसा चाहिए तो बेच के वसूल कर लेंगे, नहीं तो को एप्लीकेंट जो होंगे आपके बीवी बच्चे, उनसे वसूल लेंगे, ये क्लियर हम साइन करके दे देते हैं। पर वो एक्साइटमेंट इतना हावी होता है कि हम तो पढ़ते नहीं, वो चीटियां सी उन्होंने जैसे शाही में डुबो के छोड़ दी हैं, वो लिखा होता है ऐसे। तो मैंने कहा यार तू घर तो, आपके पास पेपर है, नहीं पेपर तो मेरे नाम पे ही है, पर है तो बैंक के पास। तो मैंने कहा नहीं, अगर अभी आपको बेचना हो तो आप बेच सकते हो। हाँ बेच सकता हूँ, मगर पहले लोन क्लियर करना पड़ेगा ना। वो फिर जो खरीदेगा उसको बोलेंगे भाई लोन हाँ, क्लियर कर अब दो, जिस वही दिन आप मतलब लोन सारा। क्लियर करोगे, पेपर आपके हाथ में आएंगे, उस दिन आप बोलना। और अगर ये 15 साल से पहले होगा तो ये सिर्फ कुछ घंटों के लिए आप लोन के, मकान के ओनर बनोगे, क्योंकि आपने बेचोगे तभी तो लोन पहले खत्म करके पेपर लाओगे ना। मैंने कहा ये तो उनका तो मुंह उतर गया कि यार मतलब मैं तो खुशी की बात बता रहा हूँ, सामने वाला मेरे को ही उल्टा सुना रहा है। मैंने कहा आप साबित कर दो। नहीं, मैंने अभी खरीदा नहीं ना, इसलिए मैं यहाँ बैठ पा रहा हूँ। मैंने क्या, आप साबित कर दो। अरे अभी एक सब्सक्राइबर आए थे मिलने, 3 दिन मेरे घर के पास रहे। उन्होंने बोला राकेश जी यार आपके वीडियो से एक फ़ायदा हो गया, मेरे पास अपना घर है, जॉइंट फैमिली में मैं रहता हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ रहता हूँ, मेरे पास अपना घर है, फिर भी दिमाग में कीड़ा था कि अपना घर खरीदना है, और गाड़ी भी है, और गाड़ी भी खरीदनी है। तो आपके वीडियोस देखने के बाद ये हुआ कि और गाड़ी भी बढ़िया चल रही है मेरी, बस नहीं खरीदनी है, चेंज करनी है। आपके वीडियो देखने ना तो मैंने नया घर खरीदा, ना मैंने गाड़ी खरीदी। अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में जाता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं है, नौकरी जाती है जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, कभी भी इस्तीफा मुंह पे मार दूंगा। क्योंकि हाँ। ना मेरे ऊपर घर की ईएमआई, ना मेरे ऊपर कार की ईएमआई, घर भी मेरा बढ़िया और गाड़ी तो मेरी बढ़िया चली रही थी। कह रहा ये फायदा हुआ कि मैं मेरे ये, नहीं तो सोचो मैं तो चले जाता हाँ, नहीं, 5 साल लोन अगर ही। अगर उससे पूछा जाए कि भी क्यों लेना था घर, क्यों लेनी थी गाड़ी, तो उसे जरूरत नहीं है, बिकॉज दूसरे ने ले ली है, या भीड़ ले रही है। हमें चाह है कि भी देखो उससे पहले मुझे लेनी है, या किसी ने ले ली है तो उसका पीछा करना है। हम लोग जो जिंदगी जीते हैं वो जीते ही दूसरों के हिसाब हाँ, से है हाँ। ना, कि दुनिया ने घर ले लिया। अभी यहाँ से पूछो कामयाब आदमी की पोजीशन क्या है, मतलब डेफिनेशन क्या है कामयाबी की, वो बोलेगा कामयाब आदमी के पास घर होना चाहिए अपना, और कार होनी चाहिए, और नौकरी होनी चाहिए, और बैंक में कितना पैसा है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टेटमेंट आप दिखाओगे नहीं, और दिखा भी दोगे तो उसमें दिखाओगे बैंक में 1 लाख रुपया पर हर महीने 40,000 की ईएमआई जा रही है, तो वो क्या फायदा। गाँव में चले जाओ तो उनसे पूछो कामयाबी की डेफिनेशन क्या है, वो कहते सरकारी नौकरी। इतनी जमीन। सरकारी नौकरी, और फिर सरकारी नौकरी के बाद में मोटे दहेज वाली लड़की से शादी, ये है कामयाबी की डेफिनेशन। सीधी सी बात है। पर मैं पूछता हूँ कि इसमें वो स्ट्रेसलेस लाइफ का है। नहीं नहीं, वो तो जब पैसा आएगा तो अपने आप सब ठीक हो जाता है ना। इनको लगता है कि पैसा, अरे पैसा आएगा ही बहुत सारा स्ट्रेस लेके। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये पैसा नहीं कमाना चाहिए, नौकरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या करें, अब लोगों को मैं समझा ही नहीं पाता। जैसे अभी मैं मिनिमलिज्म की बात करता हूँ, न्यूनतमवाद की। अब न्यूनतमवाद की तो सारी परिभाषा मैंने चेंज कर दी, क्योंकि मैं तो थाईलैंड में बैठा हूँ 20 दिन से, जहाँ पे लोग आते ही 4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वहाँ मैं 20 दिन से पढ़ा हूँ, और पता नहीं अब कितने दिन तक पढ़ा रहूंगा। तो लोग कह रहे यार बात करता है न्यूनतमवादी, खुद थाईलैंड में। तो किसने बोला कि न्यूनतमवादी व्यक्ति अपने सपने पूरे नहीं करेगा, ये तो कहीं नहीं लिखा। मैं यहाँ पर हिल्टन होटल में रूम अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं एक छोटा सा 20 बाई 10 का रूम लेकर के रह रहा हूँ। अब एसी लगा हुआ है तो मैं उखड़वा तो सकता नहीं कि हटा दो, है ना। मतलब मैं
ये चीज करते हुए मैं भी अपने न्यूनतमवाद को मेंटेन कर रहा हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं कि न्यूनतमवाद का मतलब या तो कंजूस या बिल्कुल मरा गिरा भिखारी जो सिर्फ रोटी खा के जिंदा रह रहा है। ऐसा नहीं होता है। न्यूनतमवादी एक आइडियोलॉजी है। न्यूनतमवादी भी सपने देखता है, न्यूनतमवादी भी सपने पूरे करता है, न्यूनतमवादी भी पैसा खर्च करता है, पर न्यूनतमवादी जो व्यक्ति होता है वो वहां पर पैसा बचाता है जहां पर जरूरत नहीं होती, वहां नहीं खर्च करता, और जहां जरूरत होती है वहां दूसरे से भी ज्यादा खर्च कर देता है। न्यूनतमवादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि मैं भूख से मर जाऊंगा पर मैं महंगा खाना नहीं खाऊंगा। जहाँ भी जरूरत है वहाँ तो अगर खाना मेरे ही को है। बढ़िया हेल्दी खाना सस्ते में मिल रहा है तो मैं जबरदस्ती किसी होटल में वो 20 रुपए की मोमबत्ती जला करके बीच में बैठ करके खाना खाऊं, एज ए एक्सपेरिमेंट एक बार शायद कर लूं, पर वो सोच नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं ना ट्राई बिफोर डाई, वो उसमें तो मैं एग्री हूँ कि ठीक है आप मरने से पहले कुछ चीजें ट्राई करना चाहते हो, वो तो ठीक है, ओके बात है। पर अगर आप ये सोचो कि यार वो आइडियोलॉजी बन जाए, जो कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि खाना खाना है, वो करना है, तो अब मैं मुझे नहीं मालूम, लोग आते हैं 4 दिन के अंदर आते हैं वहां से, 1 हफ्ते के से ज्यादा मैंने देखा नहीं कि लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम लोग जो 1 हफ्ते का टूर बनाते हैं थाईलैंड का, उसमें वो पता नहीं कैसे 10 जगह भी घूम लेते हैं, और कम से कम इतनी फोटो खींच लेते हैं जैसे ऐसे लगता है कि उनका दूसरा घर ही थाईलैंड में है, इतनी फोटो वीडियो बना लेते हैं। और मेरे को लग रहा है, मेरे को अभी आज मेरा 10वां या 11वां दिन है पत्तिया में, और मेरे को ये पत्तिया के अंदर मुझे 11 दिन कम लग रहा है यार। अभी तो अब तो शुरू हुआ हूँ। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग, हीरो बनते का, अभी तो मैंने शुरू की है। वो है जैसे कई लोग आते कहते हैं सर आपसे ना मिलना है, 10 मिनट के मिलने हम गोवा आएंगे आपसे। मैंने कहा 10 मिनट में तो मैं शुरू भी नहीं होता। एक व्यक्ति आए थे, वो अभी भी मेरे को कमेंट करते हैं, वो शायद ये देखेंगे वीडियो, पीपल ऑफ लाइट के नाम से आईडी है उनकी। उन्होंने बोला मुझे 10 मिनट ही आपसे बात करनी है, मैं 10 मिनट ही दूंगा आपके। 3.5 घंटे बात करी है मैंने, और 3.5 घंटे में 90% मैं बोला हूँ, और वो तो होता ही है हमेशा। तो 90% तो लोग, उन्होंने तो बिल्कुल सही बोला है। मुझे लग रहा है उन्होंने पहले भाबा है कि भाई हम सिर्फ 10 मिनट ही लेंगे, बाकी सब टाइम तो आपका है, वो हाँ, हमारा बाकी थोड़ी आप हुआ। 10 मिनट के ऊपर जितने वो तो मर्जी चाहे ले आप लो। 2 दिन तक आप बताओगे हमें, जो होता है अक्सर। जब मेरी तरफ फोन आता है ना तो बीवी भी बोलती है, जब बोल रहा है भाई हाँ मैं सिर्फ हूँ हाँ कर रहा हूँ ना, हूँ हाँ कर रहा हूँ, उसे लग गया 10 मिनट तक हूँ हाँ हो रही है, तो उसे क्लियर होता है कि ये राकेश भैया का फोन है। अरे एक बार क्या हुआ दिल्ली में, मैंने जिस अपने दोस्त को काम बेचा, तो मैं ना बहुत शिद्दत से कोई भी काम करता हूँ, तो मैंने जब काम बेचा तो ऐसा नहीं कि काम बेच दिया वो मेरी पेमेंट कर दे मेरा काम खत्म। मैं चाहता था कि जिस प्यार और नाजों के साथ मैंने अपने काम को महत्व दिया है, शिद्दत दी है, वो सारी चीज़ें मैं उसको ट्रांसफर कर सकूँ, उसको समझा सकूँ कि ये क्लाइंट ऐसा है, इसको ऐसे डील करना, उसको ऐसे डील करना। तो मैं उसको इतना समझाता था, इतना समझाता था फ़ोन करके, आखिरी के 1 डेढ़ महीने में हमने पूरी डील को डन करना था, फाइनल करना था। तो वो एक दिन वो ऐसे ही मेरी वाइफ से उसकी बात हो रही थी, तो उसने कहा, कह रहे यार वो शर्मा जी का फ़ोन आया और मैंने उठा लिया, और मैं 3-4 दोस्तों के साथ ऐसे ही हम लोग टहल रहे थे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। वो तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ फ़ोन आया, अभी बात कर रहा हूँ मैं जरा। मैं कहा, ठीक है। कह रहे 10-15-20 मिनट हो गए, उन्होंने देखा मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो उसमें से एक आया, कह रहा है कस्टमर केयर में मिलाया हुआ क्या। कि मतलब वो होता है ना, 1 दबाओ 9 दबाओ 3 दबाओ, कि ये तो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि बात होगी तो 2 लोग बोलते हैं ना, ये कैसे। कह रहे नहीं भाई, ये ये वन वे ट्रैफिक है। जिसको मैंने फोन किया है ना वही बोलता है। नहीं देख, सही बोलता तो वो है। हूँ, पर कोई ये नहीं कहता कि बेकार बोलता, अगर बेकार बेकार नहीं बोलता तो कोई बोलता। छिलेगा क्यों। हाँ। नहीं बेकार नहीं है, बहुत कीमती बोलता है, तो और वो जो मुझे लगता है जो तूने पहले बोला वो सारा व्यस्त हो गया, वो इतना कीमती कीमती सब कुछ था। नहीं क्या होता है ना, ये कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को कभी लेट समझ आता है, कुछ लोगों को कभी ज़िंदगी भर नहीं आता है। बात मेरी नहीं है, बात वैल्यूबल बात की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये जितनी भी बातें बोलते हैं मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं से कहीं कलेक्ट करी है, ठीक है। अब जैसे बाबा से मैं मिला, तो बाबे के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी मुझसे बहुत कुछ जानने की, क्योंकि वो तो जहाँ पैदा हुआ, जहाँ पला बड़ा, वहीं शादी हुई और वहीं रह रहा है। और मैं, मतलब दुनिया तो नहीं कहूँगा, पर मैं कम से कम उसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा बहुत जगह, ज्यादा। 13 स्कूल बदले, अलग अलग स्टेट में घूमा, फिर साइकिलिंग करी, ट्रैवलिंग करी, तो मुझे लगा कि ये मिलेगा तो मुझसे कई सारे इसके पास सवाल होने चाहिए, होने चाहिए। तो कोई सवाल नहीं थे, फिर मैंने ही, अब जैसे मैं हर बार मैं ही ज़्यादा बोलता तो बोलने का, फिर उसने बोला ओ यार राकेश यार सारी गलना छट है, 10 पैसा कितना आएगा। मतलब सारी बातें छोड़िए, बता पैसा कैसे आएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में कुछ और बनो ना बनो, अक्लमंद जरूर बनो, क्योंकि अगर आप अक्लमंद बन गए तो अक्लमंद बनने का जो सबसे निचला इनाम है जो आपको मिलना ही मिलना है, वो है बहुत सारा पैसा और बहुत सारी पॉपुलैरिटी। उस फिर उसके ऊपर वाला क्या है, आपके रिश्ते भी आपके आगे झुकेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी की इज्जत कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो मेरे व्यूज़ भले ही कम आते हैं, पर मेरे जैसे कि 500 व्यूज़ आना, 1000 व्यूज़ आना भी बहुत बड़ी बात है, कि मतलब ये कहाँ से आ रहे हैं। और 500 व्यूज़ आने पे 20 लोग हर महीने घर भी पहुंच जाते हैं।
मेरे लिए सोचो क्या फीलिंग्स होगी कि मैंने कोलकाता में एक वीडियो डाला, मैंने कोलकाता में ना, मैं हॉस्टल में रुका था, तो वहाँ हम सब लोग दोस्त बन गए, मतलब कुछ 3-4 अलग-अलग स्टेट के थे, 2-3 बाहर की कंट्री के थे। तो हम लोग वहाँ पे शाम को जैसे वो, मैंने पहली बार ऊनो गेम खेलते हुए देखा उनको और उन्होंने मुझे भी खिलाया। जिंगा गेम मैंने पहली बार देखी, एक जिंगा गेम होती है। तो मैंने वहाँ पे एक वीडियो बनाया, मैंने कहा यार मैंने यहाँ पे 2 गेम खेली, बड़ी अच्छी लगी, मुझे तो आज तक इस गेम के बारे में पता भी नहीं था और मैं जब गोवा जाऊँगा तो ये गेम लेके जाऊँगा। अभी 4-5 दिन पहले मेरे को घर से फ़ोन आया कि आपके सब्सक्राइबर आए थे आपसे मिलने, तो उनको लगा कि आप आ गए होंगे, तो वो आए नहीं, फिर वो बच्चों के लिए चॉकलेट वगैरह लाए थे और एक जिंगा गेम देखे, वो ऊनो गेम देखे गए। अब वो ऊनो गेम, बात गेम की नहीं है, बात ये है कि आपने कोई चीज़ बोली और कोई व्यक्ति गोवा जा रहा है और आपके लिए वो ऊनो गेम आपके पहुंचने से पहले घर पहुंच गई, तो ये एक रिस्पेक्ट है आपके प्रति, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। तो वो चीज़ है जिसकी और वजह ये से चीज पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो उसकी तो वैल्यू ही अलग है ना, ये कि उसके क्या रिस्पेक्ट है उसके मन में और क्या है ना। अब चक्कर क्या है, पर मैं ना थोड़ा बिल्कुल उल्टा सोचता हूँ। अभी ऐसे में ज़्यादातर तो यूट्यूबर्स को या इन्फ्लुएंसर को देखा ना होगा, मैं वो बन क्या बोलेंगे, बड़े हम्बल हो जाएंगे, इसलिए नहीं नहीं मैं सब्सक्राइबर का बड़ा कदरदान हुई हूँ। मैं सच में अपने सब्सक्राइबर की बिल्कुल कदर नहीं करता, परवाह ही नहीं करता, मुझे वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। इसलिए मैंने कभी नहीं बोला मेरे चैनल को, वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो, वो करो, ये दबाओ, वो दबाओ, कभी नहीं बोला, क्योंकि मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। आप देख रहे हो देखते रहो, नहीं देखना है मत देखो, डॉक्टर ने बोला है क्या, मैंने तो कभी नहीं बोला। देखना है देखो, देख रहे हैं कुछ लोग देख के क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो उनकी मर्जी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर किससे लेना देना है, मुझे व्यक्ति विशेष से लेना देना है, मुझे सब्सक्राइबर से लेना नहीं। अब कल को कोई आतंकवादी मेरा सब्सक्राइबर बन जाए तो मैं उसको बोलूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं क्या बोलूंगा, कोई रेपिस्ट, कोई लड़कियों के साथ गलत हरकत करने वाला व्यक्ति को मेरी बात समझ में आ गई और वो मेरा सब्सक्राइबर बन गया, तो मैं बोलूंगा थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी, ये क्या ये बोलूंगा। मुझे सब्सक्राइबर से मतलब नहीं, मुझे व्यक्ति विशेष से मतलब। तो कई लोग ऐसे हैं जो मिले नहीं है पर उनसे चैटिंग ट्यूनिंग के थ्रू ऐसी ऐसी, बातचीत हो हाँ गई है। ट्यूनिंग ऐसी बन गई हाँ, है। चैटिंग के थ्रू बात हो गई है तो मालूम पड़ जाता है, उसके शब्द, उसके कमेंट के शब्दों से मालूम पड़ जाता है कि बंदा जेन्युइन है, बंदे में है समझ। कुछ लोग जो मिलने आए हैं, मतलब जितने भी लोग आज तक मिलने आए हैं, 150-200 लोग जो भी मिलने आए हैं होंगे इतने लगभग, उसमें से शायद 5% लोगों को मैंने रिजेक्ट किया होगा अपनी नज़र में, कि मतलब यार ये बंदों से दोबारा नहीं मिलना। बाकी सब व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे थे तभी तो मिलने आए, और अच्छे थे तभी तो 1.5 साल से मेरे वीडियो झेल रहे थे। और 1.5 साल का मतलब ये कि मेरे वीडियो पे जब 50 व्यूज आते थे तो उन 50 में से वो एक थे, सोच। तो सब्सक्राइबर से मुझे कोई लेना देना नहीं। सब्सक्राइबर, एक गंदा आदमी भी सब्सक्राइबर हो सकता है, एक बुरी सोच का व्यक्ति भी सब्सक्राइबर हो सकता है, वो व्यक्ति कैसा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को कमेंट करते हैं, जब तक उनकी प्रोफाइल लॉक होती है मैं रिप्लाई नहीं करता, जब तक मैं उसकी प्रोफाइल ना खोल लूँ, उसने किस तरह की फोटो डाली हुई है, किस तरह के स्लोगन डाले हुए हैं, क्या उसने, वो क्या होता है कुछ लिखते हैं ना एक सेंटेंस अपने बारे में, वो लिखा हुआ है, फिर मुझे लगता है हाँ बंदे में थोड़ा सा दम है, इससे बात करी जाए, तब मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, वरना नहीं। लोग प्रोफाइल लॉक करी हुई है और वो फॉलो वाला वो भेज देते हैं, तो मैं नहीं उनको कोई रिप्लाई करता। तो जबकि लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए ये करता हूँ, मेरे व्यूअर्स के लिए थैंक यू, आज जो कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ। नहीं, मैं आपकी वजह से नहीं हूँ, आपने अपने लालच में मेरे वीडियो देखे हैं और दिख रहे हो, मैं आप लोगों के लिए नहीं हूँ। अगर एक आदमी वहाँ बैठा हुआ तो भी बोलता, और नहीं भी होता तो मैं, मेरा तो मेमोरी कार्ड का काम कर रहा है ना यूट्यूब। अब मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं इतना मेमोरी कहाँ इकट्ठी करूंगा, तो मैं तो एज ए यूट्यूब को मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ, वहाँ पे मेरा कंटेंट पड़ा हुआ है, मैं तो 10 साल बाद भी देख सकता हूँ। उसको पब्लिक किया हो, आपको देखना दिल ले लो मुझे, मेरा क्या और जा रहा है अच्छी उसमें। बात है भाई, कोई ऐसे तो कुछ है नहीं उसमें, कुछ गलत है और फायदे की चीज है अपने भी। क्योंकि गलत आदमी सब्सक्राइबर बन गया, क्या करोगे आप उसका। तो इसलिए मैं सब सब्सक्राइबर को थैंक यू नहीं बोल सकता ना, थैंक यू वाला जो मुझे लगेगा मैं उसको बोलूंगा। और उनके पास भी तो ऑप्शन है, 10,000 चैनल में से उन्होंने मेरे को चुना ना, ऐसा थोड़ी कि वो स्पेशली कि नहीं राकेश शर्मा को ढूंढना है, या कोई और ऑप्शन नहीं है उनके ऑप्शन पास कि भाई नहीं है। एक ही यूट्यूब पे एक ही चैनल रहता है, वो हाँ, किसी को झेलना पड़ेगा। हाँ। तो ये चीज़ ना लोगों को समझ में आती है कि यार सारे यूट्यूबर तो बोलते हैं कि यार आपने सब्सक्राइब किया इसके लिए धन्यवाद, पहली बार आए हो, कैसे हो, मजे में हो। अरे भाई मजे में होगा तभी तो यूट्यूब पर है। अभी मेरे को एक यूट्यूबर मिल गया वहाँ बैंकॉक में, मैंने उसको काफ़ी कुछ सिखाया, तो अगले दिन तक तो बड़ा थैंक यू बोलता रहा। उसके बाद वो वही एक ही सवाल बार बार पूछे जाए और डाउट के साथ पूछे, फिर मैं अपनी पे आ गया। उसके बाद वो इतना चिढ़ गया कि मेरे सामने चेकआउट कर गया और मुझसे मिल के नहीं गया। और वो, मैंने उसको बोला ये नकली क्यों बन रहा है, वो मजा में छो, केम छो, अच्छे छो, सलाम छो, नमस्ते, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा है, गुरुद्वारे के हमारे से, तो गुरुद्वारे में बोल रहा है रोटी का सम्मान करो, रोटी का सम्मान करो, ये करो। मैंने कहा भाई मेरे से ना इतनी भारी भरकम बात नहीं होती। जो रोटी को जो गिराकर, निभाने वाले। जो जीव रोटी को गिरा करके जमीन पे खाते ना, वो भी रोटी का सम्मान, उनके लिए सम्मान वम्मान है ही नहीं, जरूरत है। रोटी का सम्मान नहीं करोगे तो भी जिंदा रहने के लिए रोटी ही चाहिए तुम्हें, है ना। तो रोटी को सम्मान की श्रेणी में या अपमान की श्रेणी में आप नहीं डाल सकते। रोटी प्रोडक्ट नहीं है, रोटी जीवनदायी है। जीवनदायी चीज की आप इज्जत कर रहे हो, इसका मतलब उसकी बेइज्जती भी करी जा सकती है। अगर जो रोटी की बेइज्जती कर रहा है इसका मतलब वो रोटी नहीं खाएगा क्या, रोटी तो फिर भी उसको खानी पड़ेगी। तो रोटी, पानी, नेचर, ऑक्सीजन, ये इनकी ना इज्जत कर सकते हो ना करनी चाहिए।
और ना इनको अपमान कर सकते हो इनको, क्योंकि आप इनकी ना इज्जत कर सकते हो ना अपमान, ये उससे बहुत परे है। इज्जत अपमान तो ये है कि बेसिक नीड है ना वो, तो हाँ। बिल्कुल जीने के लिए जो जरूरत है चीजें। आप जिस चीज का अपमान करोगे, आप कह रहे हो इस चीज को तुम अपमान करो, मैं इसका ले ही नहीं रहा, लोग बोल रहे रोटी का सम्मान करो। मतलब जो आदमी रोटी को उठा के फेंक देता है वो भी तो एंड में रोटी ही खाता है ना जिंदा रहने के लिए। तो अपमान तो किया ही नहीं जा सकता। उसने अपमान किया पर फिर भी रोटी खा रहा है, तो अपमान कहाँ किया उसने। जानवर खाते हैं, वहीं गिराते हैं, वहीं पॉटी करते हैं, फिर उसी में से खाना खाते हैं निकाल के आसपास। उनको अपमान सम्मान में मतलब उनको मालूम है हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो मैं कहा मेरे से इतनी भारी भरकम भाई ये लोड मैं नहीं लेता। ये मैंने एक डायलॉग एक लड़की ने बोला था मुझे कोलकाता वाले हॉस्टल में, मतलब हम गेम खेल रहे थे तो उसने किसी लड़के को बोला अरे ठीक, वो कोई रूल को लेके बहस होते, उसने कहा ठीक है यार इतना लोड क्यों ले रहा है। मैं कहा यार ये बात अच्छी है, लोड क्यों ले रहा है, लोड सही बात है। मैं कहा मैं यही बात मैंने उसको डायलॉग को गुरुद्वारे में चिटका दिया। मैं कहा मैं इतना लोड नहीं लेता, सम्मान सम्मान, मुझे इतना मालूम है कि रोटी खा अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, इसके लिए मुझे उसका सम्मान करना या अपमान करने वाली तो मैंने चीज से झंझट में क्यों पड़ना है। हो ही नहीं सकता ना। आप रोटी का अपमान कर ही नहीं सकते, रोटी का अपमान करोगे फिर जिंदा कैसे रहोगे। ऐसी आप जिंदगी का अपमान नहीं कर सकते। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो जिंदगी का अपमान कर रहे हैं, तभी तो छोड़ दी जिंदगी। और कोई आदमी कहा मैं जिंदगी का सम्मान नहीं कर रहा, पर जिंदा क्यों है फिर भाई। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपमान सम्मान से परे होती हैं। तो उसको मैंने यही बोला तो वो कि वही कि मैं मिलके भी नहीं गया जाते हुए भी। अरे वो तो मतलब समझ ले ईंट उठा के मार के जाता कि यार मतलब कोई आदमी ऐसे कैसे टूक सकता है। पर उसने इतना सम्मान किया कि उस पलट के जवाब नहीं दिया। पर उसको काफ़ी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में कभी याद करेगा कि चल वो चीज़ें तो सिखाई। और मैंने क्या सिखाई, मैंने भी तो कभी ना कभी किसी ना किसी से सीखी है। मुझे भी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर मिला था गोवा के अंदर, उसने मुझे कई सारी चीज़ें बताई थी। अगर वो चीज़ें मैंने शुरू से अप्लाई करी तो आज मेरा चैनल ही बहुत बड़ा होता। तो मैंने कहीं से सीखी, मैंने आगे उसको सिखा दी। तो मैं थोड़ी खोज के लाया था, ये यूट्यूब वाला मेरे कान में आके बोल के गया था। तो ये ट्रैवलिंग इसलिए बताता हूँ, दिमाग बड़ा खोलती है। 2 कमरे में इसीलिए रखा है, नहीं तो हम पैसे बचा सकते हैं। तो मुझे मुझे मेरे पास ये कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास अभी भी अकेलापन है, कि मैं वो मतलब कि तेरे आने पे मेरी अकेलेपन में खलल नहीं आना चाहिए। सोलो की वो ना हो जाए, जैसे तूने बोला अभी पहले क्या कि सोलो राइड सोलो ट्रैवलर था अभी तक, वो ना हो जाए। तो सोलो तो है ही, सोलो मेंटेन कर यार मैं सकता तो है अगर। परिवार में रह के भी सोलो ट्रैवलिंग कर लेता हूँ, मतलब सोलो रह लेता हूँ। आप भीड़ में रह के भी शांत रह सकते हो और हिमालय की चोटी पे बैठ करके भी आप शोर के बीच में रह सकते हो। शोर और शांति अंदर की गेम है, इसका बाहर से मतलब नहीं है। हम बाहर खोजते हैं ऐसे ही। वो अ, एक आदमी आया था गोवा में मिलने, उसने बोला यार सुकून तो गोवा में ही है। मैंने कहा गोवा में सुकून नहीं है, गोवा में भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, गोवा में भी लोग सुसाइड करते हैं, गोवा में भी लोग परेशान हैं, गोवा में भी लोगों की जंग चल रही है। सुकून गोवा में थोड़ी है, सुकून तो अंदर है। वो फील गोवा में आके हो रहा है। मैं तो दिल्ली में भी सुकून में था। हाँ दिल्ली में, पर कुछ चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब पॉल्यूशन में मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों के एग्रेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, वो उसमें तो सोच में, दिखावे हाँ वाली उसमें सोच तो मैं में। कुछ नहीं कर सकता ना। पर सुकून में तो वहाँ भी था। अगर वहाँ सुकून में नहीं होता तो गोवा क्यों आता, फिर तो मैं भी 3 दिन 4 रातों का पैकेज लेके आता। तो वो चीज़ है। ये पानी की बोतल पकड़ी है यार। और बता। बस मैं तो सुन रहा हूँ। इधर मत देख, इधर देख कैमरा। हाँ इधर देखेगा ना तो तू व्यूअर्स को देखता हुआ लगेगा, इधर देखेगा तो लगेगा कि कहीं पे निगाह है कहीं पे निशान है। अच्छा, हाँ कैमरा तो वहीं पे है। कैमरा यहाँ है ना। सही एक है। आदमी ने बोला था मुझे, कह रहा मुझे समझ में नहीं आता कि पब्लिक पागल है क्या। एक आदमी सुबह उठकर चाय पी रहा है अपनी बीवी के साथ, लोग उसको देख रहे हैं 500,000 लोग बैठ के। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला। और कुछ तो ऐसे पागल है कमेंट भी कर देते हैं। कितनी देर का बना है यार ये। अरे 38 मिनट का हो गया, इसको यहीं बंद करते हैं, फिर दूसरा हाँ। कोई बनाएंगे।